Hello everyone, welcome to my channel Chemistry by Gupta sir. In today's video, we shall talk about the extension of Bohr's atomic model based on the postulates of it, which had already discussed in my earlier video. Before I start my lecture, I recall the last point once again. That was, by using the postulates of Bohr's atomic model, Bohr computed the radii of various orbits and energy of an electron of various stationary orbits along this. He also explained the spectrum of hydrogen atom. So, by using these, today we shall learn about the radii of various atomic orbits and energy of various atomic orbits, ठीक है ना? And further orbital frequency and velocity of electron in nth orbit. ये सब आज हम बात करेंगे. Let's start. Radii of various atomic orbits. Suppose in an atom an electron revolves around the nucleus with velocity v and experience the electrostatic force of attraction F. To get the stability, ठीक है ना, nucleus apply a centrifugal force F dash over this electron. This is centrifugal force. और ये वाला F क्या है? Pure electrostatic force of attraction between nucleus and electron, proton and electron. Electrostatic force of अट्रैक्शन. ये एक न्यूक्लियस है जिसमें ये एक एटम है जिसमें न्यूक्लियस के चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन एक चक्कर काट रहा है. क्योंकि बोहर ने हाइड्रो एटम लिया था तो हम भी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन मॉडल लेंगे. इस एटम की स्टेबिलिटी के लिए एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में, वो सपोज किया एफ है और एफ डैश क्या हो गया? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हम प्योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालते हैं कूलम लॉ से. कैसे निकालते हैं? F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1. अब यहाँ पे Q1 यानी इसका चार्ज, तो न्यूक्लियर चार्ज कैसे निकालते हैं? ZE. दिस इज चार्ज ऑफ न्यूक्लियस. ठीक है. और इलेक्ट्रॉन का चार्ज E यानी कि ZE.E डिवाइडेड बाई न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी यानी कि एटॉमिक रेडियस जो हमें कैलकुलेट करना है R. ठीक है. तो ये हो गया है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन Q1 Q2 लेते हैं. यहाँ पे Q1 की जगह क्या लिया है? ZE. और आपने इलेक्ट्रॉन का चार्ज, सब लोगों को पता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? E. तो ये आपका हो गया है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ZE स्क्वायर हो जाएगा अपॉन R स्क्वायर. अब होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है MV स्क्वायर अपॉन R. F डैश इक्वल्स टू MV स्क्वायर अपॉन R. ठीक है. और जब इलेक्ट्रॉन स्टेबल होता है इसका मतलब दोनों फोर्स क्या होते हैं? इक्वल. तो यानी अब हम दोनों फोर्सेस को क्या कर देंगे? इक्वल. इसको K से भी डेजिग्नेट करते हैं, स्मॉल k. ठीक है. ZE स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इक्वल्स टू MV स्क्वायर अपॉन R. ये हमारे पास इक्वेशन 1 जनरेट हो गई है. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. अब हम इसमें से क्या निकालेंगे? इसमें से V स्क्वायर को अलग कर लेते हैं. इसमें से हम V स्क्वायर क्या कर रहे हैं? अलग. एक R से एक R कैंसिल. V स्क्वायर को अलग किया K ZE स्क्वायर अपॉन MR. ये एक R बच गया है. ठीक है. V स्क्वायर को हमने क्या कर लिया? सेपरेट आउट कर लिया. हमने क्या कर लिया है? सेपरेट आउट कर लिया. अब अकॉर्डिंग टू बोहर्स पोस्टुलेट, अकॉर्डिंग टू बोहर पोस्टुलेट्स के अकॉर्डिंग एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? हमने लास्ट अपनी वीडियो लेक्चर में एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना सीखा था. MVR J इक्वल्स टू NH अपॉन 2 पाई.
एंगुलर मोमेंटम होता है NH/2π। अब हमने यहां पर v स्क्वायर, ठीक है ना, इसमें mvr। अब यहां पर हम इसमें क्या करेंगे, ये इक्वेशन 1 2 मान लेते हैं। मैं इसको रब कर देता हूं क्योंकि ऊपर स्पेस थोड़ा सा कम है, नीचे है। यहां से v कैलकुलेट कर लेंगे NH/2π.mr, v इक्वल्स टू NH/2πmr। अब पुट द वैल्यू ऑफ v, now putting the value of v in equation number 1, n square h square 4π square m square r square equals to equation 1 k z e square upon mr। 1r 1m कैंसिल हो गया, ठीक है, r ऊपर चला गया है, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4π स्क्वायर m k z e स्क्वायर इक्वल्स टू r। ये हम लोगों का क्या आ गया, रेडियस का फार्मूला। अब इसको जरा हम थोड़ा इसमें वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। n वेयर n ऑर्बिट नंबर और z एटॉमिक नंबर, और बाकी की वैल्यू आप लोगों को पता है। h की वैल्यू क्या होती है, मैं इसको r को लेफ्ट हैंड साइड लेके काम करते हैं। n स्क्वायर h 6.6 इंटू 10⁻34 4 पाई 3.14 इंटू 10 इंटू 2, ठीक है ना, m 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ठीक है, k 9 इंटू 10⁻9, z फिक्स है, e 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम स्क्वायर, ठीक है। जब इस पूरी कैलकुलेशन को हम सॉर्ट आउट करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास r की वैल्यू आती है 0.0529 इंटू 10⁻⁻10, और यह है z अपॉन n स्क्वायर अपॉन z। ये मीटर में आती है, ठीक है ना। और 10⁻⁻10 बराबर क्या होता है, एंगस्टन। तो हम इसको किस में बदल सकते हैं, इस फार्मूले को मैं राइट साइड में यहां ब्लॉक में लिख देता हूं, R बराबर 0.529 n स्क्वायर अपॉन z एंगस्टन। ये रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट हो गया है, ठीक है ना। किसी भी उस एटम का जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन हो या वो मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हो, जिसका एटॉमिक नंबर अलग हो सकता है। यूजुअली हाइड्रोजन के लिए हम लोग बोर्ड ने बताया था, पर हम इसको मोनो इलेक्ट्रॉनिक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, रेडियस निकाल सकते हैं nth ऑर्बिट का। इसी के साथ साथ बच्चों मैं आप लोगों को क्या सिखा देता हूँ, यहीं पर वेलोसिटी निकालना भी सीख लेते हैं हम, क्योंकि जो ये फोर्स का हमने फार्मूला अप्लाई करा है, इसी से ही हमारा क्या आ जाएगा, इसी से ही हमारी वेलोसिटी आ जाएगी। देखिए दोबारा से देखते हैं इस चीज़ को, तो आप याद कर लीजिएगा इस फार्मूले को, इस पे बेस बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है ना। अब हम क्या बात कर रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। अब हम देखेंगे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट की nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी। तो अभी हमने देखा कि भाई जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, यानी कि k इंटू ZE.E अपॉन R स्क्वायर इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन R, ठीक है। हमने ये फार्मूला भी देखा था। इसमें से अब हम इसको किस तरीके, R से एक R कैंसिल कर सकते हैं। अब ये फार्मूला क्या बन गया, KZE स्क्वायर अपॉन mvr। ये एक इक्वेशन 1 बन गई है, ठीक है ना। ये इक्वेशन क्या बन गई है,
1 बन गई है। और इसमें अभी हमने आप लोगों को बताया था MVR क्या होता है आपका, सॉरी यहाँ पर एक v² ये आ गया। अब अप्लाई द बोह्रस पोस्टुलेट्स, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, MVR इक्वल्स टू NH/2π, MVR इक्वल्स टू NH/2π। गौर करिएगा MVR इक्वल्स टू क्या है, NH/2π। ये अब MVR को ये इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इस MVR को फ्रॉम इक्वेशन 2 पुट कहाँ कर दो, इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, कैसे, KZE² इक्वल्स टू, अगर हम इसको लिख दें MVR.V, कोई गलती तो नहीं है। अब MVR की जगह क्या रख देंगे, NH/2π, KZE² इक्वल्स टू NH/2π.V। अब हमारे पास V क्या आ गया है, V इक्वल्स टू KZE² 2π.NH। ये हमारे पास क्या आ गया है, वेलोसिटी आ गया। अब इसमें अगर सारी वैल्यूज पुट करते हैं, k की वैल्यू अभी बताई थी 9 × 10⁻⁹, e की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁹, पाई की वैल्यू, h की वैल्यू, ठीक है ना, n और z आपके बच जाएंगे। सब की वैल्यू पुट करने के बाद जो आपके पास आंसर आता है वो आता है 2. मैं यहाँ लिख देता हूँ, v इक्वल्स टू 2.18 × 10⁸ Z/n सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये हमारा क्या हो गया है, वेलोसिटी का फार्मूला हो गया है किसी इलेक्ट्रॉन का nth ऑर्बिट में। तो इसको भी आप लोग क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। ये भी मैं साइड में लिख देता हूं क्योंकि ये अभी आगे हमारे काम आएंगे जब हम न्यूमेरिकल करेंगे, क्योंकि इसके बाद मैं आपको न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कराऊंगा। सेंटीमीटर पर सेकेंड सॉरी। जब बच्चों हमने वेलोसिटी सीख ली तो अब ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी निकालना भी कोई बड़ी बात नहीं है। सॉरी, ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड। यहीं पर हम पढ़ लेते हैं ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी। ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी को क्या कहेंगे, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड, ठीक है ना। ये क्या कहलाती है, किसी एक इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट के अंदर क्या कहलाती है, ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी कहलाती है। अब ये ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, देखिए आप लोगों ने वेलोसिटी का फार्मूला तो पढ़ रखा है। वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, v इक्वल्स टू x अपॉन टी। ये सब लोगों ने पढ़ा होगा, v इक्वल्स टू x अपॉन टी। जब ये वाला फार्मूला पढ़ रखा है तो टाइम बराबर क्या हुआ, x अपॉन वी। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होती है 1 अपॉन टी। तो अगर हम इसको पलट दें तो हमारा फ्रीक्वेंसी बराबर क्या हो गया, v अपॉन एक्स। फ्रीक्वेंसी क्या आ गया, वेलोसिटी अपॉन x। x क्या है, डिस्टेंस है। डिस्टेंस क्या होती है, 2πr। सरकमफ्रेंस क्या होती है, सरकमफ्रेंस। और ये आपका क्या बन गया है, ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी का फार्मूला। अब जरा यहाँ से आप लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी तो अभी हमने निकाली है, वेलोसिटी हमने निकाली थी, पुट द वैल्यू। अब मैं यहाँ पे इसी फार्मूले में फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू v अपॉन 2πr, ये इक्वेशन बन गई है 1, ठीक है ना। अब पुट द वैल्यू ऑफ r एंड v, पुट द वैल्यूज ऑफ वेलोसिटी एंड r, ठीक है ना। v और r कहाँ से, फ्रॉम अर्लियर इक्वेशंस जो हमने कैलकुलेट करे थे अभी, ठीक है ना। वेलोसिटी और r की वैल्यू अगर हम इसमें पुट कर देते हैं और यहाँ पर हमें जो फार्मूला मिलता है ये है फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू mz² e4 एप्सिलॉन स्क्वायर n स्क्वायर अपॉन h क्यूब। ये हमें फ्रीक्वेंसी का फार्मूला ऑब्टेन होता है।
ठीक है ना। अब जब हम इसमें वैल्यूज सारी पुट करते हैं, m की वैल्यू, z की वैल्यू, e की वैल्यू, सॉरी z तो एटॉमिक नंबर है, m की वैल्यू 9.9 इंटू 10⁻31, e की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19, एप्सिलॉन h की वैल्यू, तो बच्चों जो हमें वैल्यू मिलती है वो मिलती है 6.66 इंटू 10⁻15। अब इसमें से हमारा क्या बाहर आ गया, जेड स्क्वायर, और सॉरी यहाँ पर एन क्यूब है बच्चों, ये मुझसे गलती से लिख गया, और ये स्क्वायर है, एप्सिलॉन स्क्वायर, जीरो नॉट नीचे आना था, 2 पर आना था, ठीक है ना। 6.6 इंटू 10⁻15 जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब पर सेकंड, ये आपका फ्रिक्वेंसी और का फार्मूला बन जाता है, ठीक है। इसको हम ब्लॉक में फिर से बंद कर देते हैं। ये हमारा क्या हो गया है, फ्रिक्वेंसी मिल गई है कि भाई अगर कोई इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो क्या उसकी ऑर्बिटल फ्रिक्वेंसी होगी, क्या ऑर्बिटल आवृत्ति होगी। अब अगर हम कहते हैं टाइम पीरियड कितना होगा, तब हम कैसे निकालेंगे भाई, टाइम पीरियड क्या होता है 1 फ्रिक्वेंसी, तो यानी इसको उल्टा कर दो, रिवर्स कर दो, रेसिप्रोकल में ले जाओ, तब आपका क्या आ जाएगा, अगर इसको डिवीज़न करेंगे तब इसका आ जाएगा, अगर हम 6 नीचे चला जाएगा और 10 की पावर यहाँ पे एक बढ़ाएंगे तो 10⁻16, ये तो क्लियर दिखाई दे रहा है 10⁻16, और 10 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू होगी 1.5, नियरली 5 इंटू 10⁻16 पर सेकेंड, ये इसमें क्या आ जाएगा, ये नियरली 1.5 समथिंग होगा इंटू 10⁻16 सेकेंड्स, ये इसका टाइम पीरियड हो जाएगा, और साथ में जेड स्क्वायर अपॉन एन, अब यहाँ पे एन क्यूब ऊपर आ जाएगा और जेड स्क्वायर नीचे चला जाएगा। लीजिए, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट फार्मूला बन गया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से अब हम इसकी वेलोसिटी, रेडियस, फ्रिक्वेंसी और टाइम पीरियड किसी इलेक्ट्रॉन का nth ऑर्बिट में कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है वो कैसे आते हैं और कैसे हम उनको शॉर्ट आउट कर सकते हैं। ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बिल्कुल लेटेस्ट आजकल पूछे जा रहे हैं, इस पैटर्न पे क्वेश्चंस आने लगे हैं, ठीक है ना। पहले भी आता था लेकिन थोड़ा चेंज कर दिया गया है। ये अभी थोड़े जो मुझे अच्छे लगते हैं वो क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूँ, कुछ और क्वेश्चंस भी पूछूंगा। पहले आप इस क्वेश्चन को देखिए, इन अ सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस in the hydrogen atom from an initial state to a final state, if the difference in the orbit radius, जो फाइनल इनिशियल का ऑर्बिट डिफरेंस है, जो रेशो है वो कितना है, 7 टाइम्स है, ठीक है ना, बोर रेडियस का 7 टाइम्स है। देन द आइडेंटिफाई द ट्रांजिशंस क्या होगा। अब ये क्वेश्चन निकालने के लिए भी आ सकता है सब्जेक्टिव में या ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। ऑब्जेक्टिव में हो सकता है वो दे दे 1 to 2 होगा, 2 to 1 होगा ए ऑप्शन में, ये बी ऑप्शन में, सी में दे दे 1 to 4 होगा, या डी में दे दे 4 to 1 होगा। इस तरीके से कुछ भी आपके 4 ऑप्शन दे के वो पूछ सकता है। अब इसको कैसे करेंगे, ठीक है ना। वो कह रहा है कि सर फाइनल से इनिशियल में 7 टाइम्स बोर रेडियस है, तब आप कैसे निकालेंगे। तो देखिए फार्मूला आपके सामने है, R इक्वल्स टू (0.529n स्क्वायर अपॉन जेड। अब आप इसको किस तरीके से ले सकते हैं कि सर हमारे पास फाइनल से इनिशियल में जो डिफरेंस है वो आपका क्या आ रहा है, सर वो आपका 7 टाइम्स आ रहा है, यानी आर एफ माइनस आर इनिशियल, ये कितना आ रहा है 7 टाइम्स। तो यानी 2 फार्मूले हो गए, इसको R1 मान लिया जाए। अगर ये R1 है तो ये भी क्या हो गया N1, और क्योंकि ये हाइड्रोजन के लिए ये तो Z की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, Z की वैल्यू 1 है। तो फार्मूला आपका क्या आ गया, R2 बराबर, इसको अगर हम 0.529 N2 स्क्वायर अपॉन Z, ठीक है, Z कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, तो आपका क्या बचेगा R, मतलब ये सॉरी कॉमन, इसको आप काटिए नहीं, डिवाइड नहीं कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, डिफरेंस निकालेंगे इसका, ठीक है। तो आप जब डिफरेंस निकालेंगे तो आपका क्या आ गया 0.529 N1 स्क्वायर अपॉन Z माइनस 0.529 N2 स्क्वायर अपॉन Z इक्वल्स टू 7। ये क्या है 7 टाइम्स। अब 7 टाइम्स कब आ सकता है, ठीक है ना। अब हम इस तरीके से ऑप्शंस में से हम तलाशेंगे कहाँ से क्या चीज़ बनती है, ठीक है, कि अगर हम 1 रखते हैं, यहाँ पे 1 रखते हैं, तब आपका क्या आता है
और यहाँ पे आपका क्या है, जैसे सपोज करिए यहाँ रखते हैं हम 1 स्क्वायर और यहाँ पे 2, तो ये तो माइनस में आएगी, तो यानी ये तो गलत है। अब यहाँ पे 2 रखते हैं, n1 की जगह क्या रखते हैं 2, 2 to the 4, 2 to the 4 और यहाँ 1, तो यानी कि 4 - 1 3, तो ये 7 तो नहीं आ रहा ना, डिफरेंस हमें 7 चाहिए। अब आगे करते हैं 1 to 4 में करते हैं, तो छोटे से बड़े में तो घटेगा नहीं, माइनस में जाएगा। 4 करते हैं, 4 4 जा, अगर 4 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आ गया 16, 16 में से 1 गया नहीं, तब भी नहीं बनता है। इस तरह से जब हम कई सारे पैटर्न करके देखेंगे तब हमें पता लगता है अगर यहाँ पर 4th ऑर्बिट से 3rd ऑर्बिट में जाएगा तब डिफरेंस 7 आएगा। कैसे, आप n1 की जगह 4 रख दें, n1 की जगह 4 रख दें, 4 का स्क्वायर, और n2 की जगह 3 रख दें, 3 का स्क्वायर। 4 4 जा, 4 2 जा, मतलब 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ गया, 4 4 जा आपका 16, और 3 3 जा 9, 16 में से 9 अगर सबसेट करेंगे तो क्या आता है 7, यानी कि वो ट्रांजिशन क्या होगा, ट्रांजिशंस क्या होंगे, ट्रांजिशंस आएंगे 4 to 3rd। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। 4th to 3rd ट्रांजिशन होगा तब आपका जो डिफरेंस जो आएगा वो कितना होगा, 7 आएगा। तो ये बड़ा एक अच्छा क्वेश्चन है जिसको आप करके देखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ 2 बोर्स ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 4:1। अगर जो रेडियस का रेशियो है वो 4:1 है, व्हाट वुड बी द नोमेनक्लेचर, उनकी ऑर्बिट्स के नाम क्या होंगे। अब फार्मूला तो एक ही है सर हमारे पास, रेशियो है, यहाँ पे रेशियो है तो दोनों फार्मूले को डिवाइड करेंगे। ये R1 बराबर सपोज किया 0.529 n1 स्क्वायर अपॉन z, दूसरा हो गया R2 = 0.529 n2 स्क्वायर अपॉन z। अब z और ये तो कैंसिल आउट हो गए क्योंकि हाइड्रोजन एटम के लिए है। R1 R2 कितना दे रखा है, 4:1 हमने लिख दिया, और ये क्या आ गया n1 अपॉन n2 होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर ले लिया क्योंकि इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है। तो जब रूट लेंगे तो क्या आंसर आएगा, n1 अपॉन n2 की वैल्यू क्या आएगी 2:1, यानी एक होगा सेकंड ऑर्बिट और एक होगा फर्स्ट ऑर्बिट। सेकंड ऑर्बिट आपका क्या कहलाएगा, सेकंड ऑर्बिट क्या होता है k के बाद l, यानी रेशियो होगा l.k। ये नॉमेनक्लेचर क्या होगी l एंड k, ये आपका नाम होंगे। अच्छा, इसमें भी आपको इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है और ऑप्शन में भी ऑप्शन दे दे k एंड l एंड k एंड सो ऑन। तो आपको टिक किस पे करना है, l एंड k पर, k एंड l पे मत करिएगा, सेकंड एंड फर्स्ट, इस तरीके से। ठीक है ना, जो हमें रेशियो जिस तरीके 4:1, अगर 1:4 का दिया होता तब इसका नाम होता k एंड l। इस तरीके से हम देख सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा हम दूसरे क्वेश्चंस को भी ज़रा देखते हैं कि दूसरे क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं। अब आपसे कहा जा सकता है सर किसी एक एटम में, मतलब हाइड्रोजन के लिए जो इसका एटॉमिक रेडियस तो पता है 0.53 है, ठीक है ना, 0.529 है। अब हम कहते हैं कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए आप निकाल दीजिए रेडियस। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए अगर हम निकालना हो रेडियस ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, रेडियाई ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तब आप क्या करेंगे, जो रेडियाई होगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का, उसके लिए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होती क्या है, n1 तो 1 है क्योंकि न्यूक्लियस के चारों तरफ फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा है इलेक्ट्रॉन। उसके बाद तो सेकंड है ना इसके, फर्स्ट ऑर्बिट सेकंड ऑर्बिट, तो n2 क्या हो गया, 2 हो गया। तो बड़ा सीधा सा हो गया R1 कितना दे रखा है 0.53, और आपका 2 क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर अपॉन 1, ठीक है ना। तो ये सेकंड के लिए आ गई, आपकी z की वैल्यू 1 है, तो ये 0.53 मल्टीप्लाइड बाई 4, यानी कि 4 टाइम्स होगा। जो सेकंड ऑर्बिट होगा क्या होगा 4 टाइम इसके हो जाएगा। इसका आंसर कितना आता है 4 3 12 1 और 2.12 एंगस्ट्रॉन। ये आपकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की आ गई। कंपैरिजन किया जा सकता है, सर हमने कहा कि ये तो हाइड्रोजन के लिए था, अब मुझे लिथियम का या बेरिलियम का, ठीक है, लिथियम किस फॉर्म में देगा, लिथियम +2 आयन में देगा, बेरिलियम किस में देगा +1 में, इस तरीके से, क्योंकि ये सेकंड इसकी 2 होती है इसकी 3 होती है। तो मोनो, देखिए ये फार्मूले एप्लीकेबल कब है, जब मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ होगी।
ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लिथियम आयन बोला है तो डाई कैटायन है ये, इस पे इसके 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, 1 इलेक्ट्रॉन बचा है। ऐसे बेरिलियम में से 2 में से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। इनका भी हम सेकंड ऑर्बिट थर्ड ऑर्बिट का कंपैरिजन देख सकते हैं। हमने कहा सर हाइड्रोजन के कंपेयर में हमें लिथियम की सेकंड स्टेट का निकालना है, तब हम क्या लगाएंगे, देखिए फार्मूला हाइड्रोजन का तो ये हो गया R1 0.529 N1 स्क्वायर अपॉन Z, ठीक है ना, Z1 होता है। R2 लिथियम का कितना है 0.529, और इसके लिए देखिए, इसके सपोज करिए थर्ड ऑर्बिट का हमें निकालना है, तो थर्ड ऑर्बिट के लिए स्क्वायर हो गया 3 का, लेकिन इसका एटॉमिक नंबर थोड़ी बेटा चेंज हो गया, वो तो 3 ही है, 3, तो यहाँ पे Z बदल जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखिए, इसकी जो भी वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करके हम ये निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल आते हैं जिसके आप कंपेयर करके किसी का भी रेडियस निकाला जा सकता है। ड्यूटेरियम का सब पूछा जा सकता है, तो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ड्यूटेरियम की सेकंड ऑर्बिट की आप बताइए। तो ड्यूटेरियम में ऑर्बिट सेम ऑर्बिट के लिए निकालें या डिफरेंट के लिए, Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन के लिए तो Z की वैल्यू क्या होती है, Z जो हाइड्रोजन का होगा वो तो 1 हो गया, लेकिन ड्यूटेरियम के लिए Z क्या हो जाएगा 2। तो ये बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे Z बदल जाता है ड्यूटेरियम के लिए, ठीक है ना। अगर सेम ऑर्बिट का है तो ड्यूटेरियम का रेडियस 2 टाइम्स आएगा, ठीक है ना, सॉरी आधा आ जाएगा, क्योंकि ये Z ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसका 2 टाइम्स छोटा हो जाएगा, ठीक है जी। जैसे R1 अपॉन R2 आपका क्या, आप ऐसे लिख सकते हैं N1 अपॉन N2 का होल स्क्वायर और Z2 अपॉन Z1। आपने कहा ड्यूटेरियम का निकालना है, ड्यूटेरियम का सेम ऑर्बिट के लिए, तो ड्यूटेरियम की Z की वैल्यू क्या हो गई 2, जब 2 रखेंगे तो R2 क्या हो जाएगा, R2 बराबर क्या हो जाएगा R1 अपॉन 2, ठीक है। तो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में आधा। इस तरीके से आप कंपैरिजन में भी रेडियस निकाल सकते हैं। ये हमारे सारे रेडियस के क्वेश्चंस आ गए हैं। अब हम कुछ ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी और टाइम पर भी न्यूमेरिकल्स देखें। ये 2 क्वेश्चन मैंने ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी पे चूज़ करे हैं। ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि कई बार पूछे जा चुके हैं और इन पे बार बार पूछे जाने की संभावना है। जैसे पहला क्वेश्चन, टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इन द थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम आयन इज x सेकेंड। अगर x सेकेंड है लिथियम के लिए टाइम पीरियड थर्ड ऑर्बिट में घूमते हुए उसके इलेक्ट्रॉन का, तो द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इन द सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन क्या होगा। हीलियम आयन अगर सेकंड ऑर्बिट, उसका इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में घूमेगा तब क्या होगा। तो मैंने अभी अभी आपको फार्मूला बताया था, टाइम पीरियड कितना आया था, टाइम पीरियड आपका आया था 1.5 इंटू 10⁻16 n क्यूब अपॉन z स्क्वायर सेकेंड। ये हमने फार्मूला ड्राइव करा था अभी। तो अब इसमें क्या है कि आप एक कंपैरिजन हो गया, भाई लिथियम के लिए तो कितना दे रखा है x सेकंड दे रखा है, लेकिन यहाँ पर n और z की वैल्यू क्या हो जाएगी, गौर करिएगा, n हो जाएगा यहाँ पर थर्ड ऑर्बिट 3 का क्यूब, और z कितना हो जाएगा लिथियम के लिए, ये 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब सेम हमने किसके के लिए निकालना है, हीलियम के लिए 1.5 इंटू 10⁻16 n कितना हो जाएगा, सेकंड ऑर्बिट है देखिए यहाँ पे, तो 2 का क्यूब, और z कितना होता है हीलियम के लिए, z होता है 2, ठीक है ना, 2He, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर। तो देखिए अब आपका फार्मूला क्या बन गया, क्या रेशियो आएगा यहाँ पर, (27 डिवाइडेड बाई 9), और ये आपका आ गया है 2 to the 4 to the 8, 8 डिवाइडेड बाई 4, 4 to the 8 और 9 3 जा 27, यानी कि आपका आ गया 3/2। तो आपका t कितना हो गया, t बराबर, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट होगा ना, 2 ऊपर 3 नीचे, यानी कि 2x डिवाइडेड बाई 3 सेकेंड। ये इसका करेक्ट आंसर हो गया है, 2x डिवाइडेड बाई 3 सेकेंड्स। अब x की वैल्यू, अब देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में क्या है, कोई वैल्यू दे देगा, वैल्यू आपको 4 वैल्यूज़ लिखी होंगी वो निकालनी है, या इस फॉर्म में भी दे सकता है, 4 ऑप्शन होंगे, ऐसा भी दे सकता है 3x डिवाइडेड बाई 2, या 2 ऑप्शन और बना के आपको उसमें से करेक्ट, यानी इस वाले को हमें टिक करना है कि सर 2x डिवाइडेड बाई 3 सेकेंड इसका टाइम पीरियड होगा, किसके लिए, हीलियम आयन के लिए। अब सेम केस यहाँ पर, ये बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा इसको भी गौर करिएगा। According to Bohr's model, hydrogen atom of the
इलेक्ट्रिक करंट जनरेटेड ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये देखिए मैं आपको शुरू से बताता चला आ रहा हूं कि जब इलेक्ट्रॉन कोई भी चार्ज बॉडी घूमती है तो क्या प्रोड्यूस करती है, अपना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, और अपना क्या प्रोड्यूस करती है, मैग्नेटिक फील्ड। तो भैया इलेक्ट्रॉन भी तो चार्ज बॉडी है, वो घूमेगा तो वो भी तो अपना इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो भैया हम उसकी इलेक्ट्रिक करंट क्यों नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। आप कहेंगे सर इसी फार्मूले से निकल जाएगी, कैसे? सर Q बराबर क्या होता है, आई टी, आप लोगों ने पढ़ रखा है ना। तो I बराबर क्या हो गया, Q बाई टी। Q कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, तो E 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, और T आपके सामने अभी मैंने फार्मूला लिखा 1.5 इंटू 10⁻16 n क्यूब अपॉन Z, 1.5 इंटू 10⁻16 n क्यू और Z स्क्वायर ऊपर चला गया। ठीक है जी। किसके लिए है भाई? अगर हाइड्रोजन के लिए है तो हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू 1 होगी, और N आपका क्या होता है, फर्स्ट ऑर्बिट होता है, तो N की वैल्यू 1 आ गई। जो वैल्यू आ गई वो आपका क्या हो गया, उतनी आपकी करंट हो गई है इलेक्ट्रॉन की हाइड्रोजन के लिए। इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट भी कितनी जनरेट कर रहा है कोई मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ का इलेक्ट्रॉन, वो भी डिटरमाइन की जा सकती है। तो ये हमारे रेडियस और वेलोसिटी और ऑर्बिटल फ्रिक्वेंसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हो गए हैं। अब हमारा लास्ट टॉपिक इस सीरीज में, इस आज की वीडियो लेक्चर का बचा है, वो है एनर्जी। किसी एक nth ऑर्बिट में मौजूद इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब हम देख लेते हैं एनर्जी कैसे। एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एन nth ऑर्बिट, किसी nth ऑर्बिट के में मौजूद इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैसे निकालते हैं, क्या कैलकुलेट। अब ये एनर्जी होती कौन सी है, क्योंकि एनर्जी तो हम 3 फॉर्म में पढ़ते हैं, टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो ये कौन सी एनर्जी है? तो हम बात करते हैं भाई तीनों तरह की एनर्जी क्यों ना जान ले भाई, इलेक्ट्रॉन की तीनों तरह की एनर्जी की भाई कितनी तरह की एनर्जी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए 3 तरह की एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की, एक होती है टोटल एनर्जी, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी, एक होती है काइनेटिक एनर्जी। तो ये तो सबको पता है, टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये जनरल फार्मूला सब लोगों ने पढ़ रखा है। काइनेटिक एनर्जी के बारे में भी सब लोग जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं, सॉरी, हाफ mv²। ठीक है, हाफ mv² कि भाई कोई भी मूविंग बॉडी होगी तो उसके लिए एनर्जी कैसे निकालेंगे, हाफ mv² से। ये बड़ा आसान है। अब पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं, हमने अभी लास्ट उसमें भी हमने बात करी थी। पोटेंशियल एनर्जी होती है -kZe²/r। ठीक है, kZe²/r, ये पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की होती है। अब यहाँ पे सर ये माइनस का क्या चक्कर है, ये समझ नहीं आया। इस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। एक्चुअल ये आता है, ये फार्मूला हर बच्चे को आना चाहिए। टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एन nth ऑर्बिट क्या होता है, हाफ mv² -kZe²/r। एक्चुअल ये फार्मूला है, और जो हम लोग उसको रट लेते हैं -13.6 Z²/n², वो इससे ही ड्राइव करेंगे अभी हम। ठीक है ना। तो आपने कहा सर ये फार्मूला है, तो ये है किस सर, कैसे हम लोग इसको उस जो फार्मूला हम न्यूमेरिकल निकालने के लिए यूज़ करते हैं उसमें कन्वर्ट करेंगे। तो पहली चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन है सर माइनस क्यों है, ये माइनस क्यों आ गया यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी के आगे। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स, ये फिजिक्स के लॉज हैं। मैं यहाँ पे एक छोटा सा बताता हूँ। देखिए सपोज करिए दो बॉडी हैं, ये 2 बॉडी है, ठीक है ना। इनमें ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रही हैं, अट्रैक्ट कर रही हैं। क्या कर रही हैं, अट्रैक्ट। ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्शन लग रहा है। इन दोनों के बीच में क्या शुरू हो गया, या बल्कि इसको ऐसा करना चाहिए, अगर एक ये बॉडी इसकी, ये ए बॉडी है, ये बी बॉडी है, अगर बी बॉडी ए की तरफ मूव कर रही है और दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लग रहा है, ध्यान रखिएगा इस बात का। अगर कोई 2 बॉडी एक दूसरे की तरफ, मतलब चाहे दोनों या एक मूव कर रही है और उनके बीच में आपस में क्या जनरेट हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी जनरेट हो रहा है, उस केस में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट सिस्टम गोज ऑन डिक्रीजिंग। जब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट गोज ऑन डिक्रीजिंग,
क्या होती रहती है, घटती रहती है, एंड वाइसा वर्सा। अगर वो यही अब हम देख लेते हैं किसी एटम के अंदर कि एटम के अंदर क्या सिचुएशन रहती है। जब कोई एटम फॉर्म होता है तब उसके अंदर ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन सीधे आ जाता है, तो इलेक्ट्रॉन जहाँ से भी आता होगा, जब इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट में स्थापित होता है तो ये माना जाता है कि इलेक्ट्रॉन किसी इनफाइनाइट प्लेस से इस एटम के न्यूक्लियस के चारों तरफ किसी एक ऑर्बिट में पर्टिकुलर फिक्स हो रहा है। तो जब किसी इनफाइनाइट डिस्टेंस से अब न्यूक्लियस पे क्या प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज, ये इसकी तरफ आ भी रहा है और इसमें न्यूक्लियस क्या कर रहा है, इसको अट्रैक्ट कर रहा है। उस केस में जब ये चलता है तो इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी जो होती है उससे यहाँ पे क्या आती रहती है, घट जाती है। तो जब व्हेन इलेक्ट्रॉन गोज मूव टूवर्ड्स द न्यूक्लियस या एटम, ठीक है ना, उस वक्त देन इट्स पोटेंशियल एनर्जी स्टार्ट टू डिक्रीजिंग। सो द पोटेंशियल एनर्जी रिप्रेजेंटेड बाय अ नेगेटिव साइन। इसीलिए इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी को आगे क्या लगाते हैं, नेगेटिव साइन। ये पोटेंशियल एनर्जी जहाँ से इलेक्ट्रॉन आके इसके अंदर स्थापित हुआ उससे कम है, ठीक है। ये चीज़ इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट थी, ठीक है जी। तो ये आप लोगों को मैंने इस पोटेंशियल एनर्जी का बता दिया क्यों नेगेटिव साइन है। अब कई बच्चे पूछते हैं सर काइनेटिक एनर्जी भी क्या नेगेटिव हो सकती है। माय डियर स्टूडेंट्स, वेलोसिटी कभी नेगेटिव नहीं होती, ठीक है ना। वेलोसिटी तो हमेशा पॉजिटिव होती है। तो वेलोसिटी पॉजिटिव होती है और मास भी नेगेटिव नहीं होता, मास कुछ ना कुछ तो होगा। जीरो मास है तो इसका मतलब कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी नेवर बी नेगेटिव, ये हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अब भाई ये बात तो चलो समझ में आ गई। अब इस फार्मूले को हम जनरल अपने उसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे, बड़ा सिंपल सा तरीका है। देखिए हमने यहाँ पे अब अप्लाई द पोस्टुलेट्स ऑफ बोर पोस्टुलेट्स। भाई हमने उसमें पढ़ा था जो फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिकम्स इक्वल्स टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अभी हमने इसके फार्मूले भी पढ़े थे, ये था के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल्स टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या था, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। आर से एक आर कैंसिल हो गया, ठीक है जी। अब आपने कहा सर हमारे पास तो ये फार्मूला जनरेट हो गया, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एम वी स्क्वायर, ठीक है। हमारे पास एक ये फार्मूला आ गया है, ठीक है। अब ये इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है जी। हम क्या करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ एम वी स्क्वायर, ठीक है ना, फ्रॉम इक्वेशन 2 टू इक्वेशन 1। तो हमने लिख दिया पुटिंग द वैल्यू ऑफ एम वी स्क्वायर इन इक्वेशन 1। तो आपके पास क्या आ गया, टोटल एनर्जी का फार्मूला हाफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। गौर से देखिए आपके सामने यही फार्मूला आ गया है, यानी कि हम कह सकते हैं जो काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी की क्या होगी, आधी होगी, ठीक है। क्लियर हो रहा है। अब आपने कहा सर हम इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं, तो ये आपके पास क्या आ गया, माइनस हाफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, यानी कि ये क्या था आपका, ये तो भाई पहले से ही पोटेंशियल एनर्जी था। तो हम कह सकते हैं टोटल एनर्जी इक्वल्स टू माइनस हाफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको पहली फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आपका इक्वेशन हो गया है 3। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस पर कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, चाहे नीट हो, चाहे आईआईटी हो, चाहे जैम हो, हर कंपटीशन में ये फार्मूला इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। सर पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी के कितने टाइम्स होती है, आप कहोगे 2 टाइम्स होती है। अब वो पूछ सकता है टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कितना होती है, आप कहेंगे हाफ होती है। इस तरीके से आप कुछ भी क्वेश्चन किसी भी तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसको कैसे कन्वर्ट करना है। ये हमारा टोटल एनर्जी का फार्मूला आ गया है। अब इसमें हम जानते हैं, देखिए यहाँ पे क्या चीज़ है, ये है आर एटॉमिक रेडियाई, ठीक है। जेड आपका एटॉमिक नंबर, ई आपका चार्ज हो गया, के आपका 1/4 पाई
1/4πε0 हो गया है, ठीक है ना। इसकी सब वैल्यू हम लोगों को पता है 9 × 10⁻9 होती है। अब हम क्या करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ आर, एटॉमिक रेडियाई का जो आपने फार्मूला अभी कैलकुलेट करा था, जो अभी कुछ देर पहले निकाला था, n² h² 4π², ठीक है, वो याद रखिएगा। सेम टू सेम यहाँ पर रखना है m k e², ठीक है, और यहाँ पर z, ठीक है। ये फार्मूला आपने कहाँ पे, इससे r की वैल्यू किस में पुट कर देनी है, इक्वेशन नंबर 3 में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन नंबर 3, तब आपके पास टोटल एनर्जी का क्या फार्मूला हो गया, -kZe²/2। r की जगह क्या लिख देंगे, n² h², ठीक है, और ये बाकी ऊपर चला गया, डॉट मल्टीप्लाई 4π² m k e²z। अब इसको अगर चेक करते हैं तो हमारा क्या आ गया, -k², या देखिए एक के ये है, के ये k², z² हो गया है, z एक ये z², e की 4 हो गया, e की पावर 4 हो गया है, डॉट 4π² m डिवाइडेड बाई 2 × n² × h²। अब आप इसमें सब वैल्यू पुट कर दें, k की वैल्यू, z तो एटॉमिक नंबर है, e की वैल्यू 1.6 × 10⁻19, ये पहले भी मैं पुट कर चुका हूँ, ठीक है ना। 9 × 10⁻9, पाई की वैल्यू 3.14, m की वैल्यू 9.1 × 10⁻31 kg, ठीक है, h आपका 6.6 × 10⁻34। बाकी सब वैल्यू इसको कैलकुलेट करने के बाद जो हमारे पास टोटल एनर्जी आएगी वो आएगी -13.6, और बचेगा Z²/n², ये आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसके सारे फार्मूले को, अब इससे क्या है, हम अपनी पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल सकते हैं, टोटल एनर्जी भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये टोटल एनर्जी है, तो ये आपका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी मैंने क्या बताया था, 2 टाइम्स होगी इसकी, यानी कितनी हो जाएगी, माइनस इसको कर देंगे मल्टीप्लाई 27.2 Z²/n²। ये इस तरीके से फार्मूले से आप क्या जनरेट कर सकते हैं, इसके ड्राइव फॉर्म दूसरे तैयार कर सकते हैं, और इन पे बेस जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो कर सकते हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, उनको करने की कोशिश। ये 2 क्वेश्चंस हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट है, जिस पे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार पहले पूछे जा चुके हैं बदल बदल के, इस बार फिर मतलब कई बार आ सकते हैं। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ लिथियम 2+ आयन इज रिप्रेजेंटेड बाई, कि भाई कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है, सब्जेक्टिव भी बन सकता है, ठीक है। किस तरीके से, अगर हमने कहा कि पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला तो हमें पता है, क्या है, K Q1 Q2/R। अब लिथियम के लिए क्या है, ये न्यूक्लियस है, ये बाहर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है, 3 प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन 1। तो आपके सामने बड़ा सीधा सीधा आंसर आ गया कि आप लोगों को क्या करना है, K Q1 सपोज कर लिया 3e, 1.6 × 10⁻19 कूलम ही होता है प्रोटॉन का भी, और 1 इलेक्ट्रॉन का ये, और ये आपका आ गया R, यानी हो गया K × 3e²/R, ठीक है। ये किसकी आ गई है, लिथियम आयन की आ गई है। लिथियम आयन की कितनी आ गई है, अब K की वैल्यू अगर आप पुट करना चाहें तो पुट करते हैं। K बराबर क्या होता है, 1/4πε0 3e²/R। यह आगे पोटेंशियल एनर्जी। इस तरीके से अब हम कह सकते हैं, दूसरा क्वेश्चन है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ लिथियम +2 आयन। यहाँ पर क्या निकलवा दी, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसकी, सेम लिथियम आयन की है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, अभी मैंने कुछ देर पहले निकाल, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना, हाफ ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। अब भैया जितनी पोटेंशियल एनर्जी आई है उसका आधा कर दो। पोटेंशियल एनर्जी कितनी आती है लिथियम की, 1/4πε0 3e², इसका हाफ कर दो तो भैया काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, 1/8 हो जाएगा। भाई 2 से डिवाइड करेंगे 8 आ जाएगा, 8πε0 3e²/R। ये आपका क्या हो गया है, काइनेटिक एनर्जी आ गई है। इस तरीके से अब हम दूसरे क्वेश्चन कि सर फर्स्ट ऑर्बिट के लिए एनर्जी इतनी है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट या सेकंड एक्साइटेड स्टेट की क्या होगी, कि भाई हाइड्रोजन के लिए E1 थी एनर्जी, ठीक है। अब हीलियम के लिए कितनी होगी,
सेम ऑर्बिट की, तो यहाँ पे फार्मूला वही लग जाएगा E1 अपॉन E2, ये E2 मान लो, ये E1 मान लो, ठीक है। Z1 अपॉन Z2 स्क्वायर N2 अपॉन N1 स्क्वायर। लो जी, यहाँ पे लगा देते हैं, हाइड्रोजन का Z तो 1 हो गया, यहाँ पे 2 का स्क्वायर आ जाएगा, N2 दोनों का सेम है फर्स्ट ऑर्बिट की, तो यानी कि E2 क्या आ गई, 4 टाइम आ गई, हाइड्रोजन की 4 टाइम हो गई है एनर्जी, किसके रिस्पेक्ट में, हीलियम की हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में 4 गुना हो जाएगी सेम ऑर्बिट में। इस तरीके से रेशो करके हम रेशो निकाल सकते हैं, मतलब इस फार्मूले को यूज़ करके E1 अपॉन E2 इक्वल्स टू Z1 अपॉन Z2 एंड N2 अपॉन N1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से हम इनका क्या कर सकते हैं, एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आज हमारा ये कंप्लीट होता है। दिस इज़ ऑल। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।